स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, जिसका नाम है कॉर्पोरेशन एंड लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी के हवाले से हम बात करेंगे, लीगल लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द डॉक्ट्राइन एंड वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स। और वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है उसके हवाले से कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इस जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी कि कंपनी जो है वो एक सेपरेटली उसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है, वो अपने शेयर होल्डर से अलग होती है। कंपनी एक अलग चीज है, ठीक है। शेयर होल्डर्स, उसके डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, वो एक सेपरेट चीज है। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, इसे हम बोलते हैं वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, इट्स डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। अब केस है, एस ट्रांसफर्ड हिज बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। एस एक बंदा था, उसने एक कंपनी बनाई और उस पे उसने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया। वो कंपनी का डायरेक्टर था। कंपनी की शेयर होल्डिंग भी उसके पास थी, मेजोरिटी, और कंपनी का क्रेडिटर भी वही था। अब कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई, ठीक है। जब वो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो जो बाकी क्रेडिटर्स थे, यानी कि जिनका कंपनी ने लोन लिया हुआ था, उन्होंने जो है वो एस को जाती तौर पर लायबल ठहराने की कोशिश की और उसको कहा कि तुम अपनी जेब से पैसे दो हमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कंपनी की, हमने अभी ऊपर बात की, कंपनी का जो है एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो एस जो है वो अलहदा बंदा था और कंपनी जो है वो एक सेपरेट बंदा, सेपरेट थी। तो जो क्रेडिटर्स हैं वो एस को जो है उससे उसको लायबल नहीं ठहरा सकते, उससे पेमेंट क्लेम नहीं करेंगे, बल्कि वो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। इस सिचुएशन में भी कोर्ट ने यही कहा कि एस जो है वो शेयर होल्डर और डायरेक्टर था कंपनी का, लेकिन उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है क्रेडिटर्स की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो वो कंपनी को कर सकते हैं, सू कर सकते हैं कि कंपनी जो है हमारी लाइबिलिटी पे करे, लेकिन एस को इंडिविजुअली नहीं कर सकते। क्लियर है केस? जी जी। सही है। इसके बाद एक और केस है इसी हवाले से कि एक एरियल क्रॉप स्प्रिंग बिजनेस था। मिस्टर ली जो है वो ओ करते थे मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, ऑल बट वन, एंड वाज सोल वर्किंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बेसिकली एरियल क्रॉप स्प्रिंग बिजनेस है, यानी कि जहाज के थ्रू बेसिकली वो क्रॉप स्प्रिंग करते थे, ठीक है। मिस्टर ली ने उस कंपनी में, उस बिजनेस में शेयर्स को ओ किया हुआ था और सोल वर्किंग डायरेक्टर थे, यानी कि वो अकेले ही जो थे एज ए डायरेक्टर काम कर रहे थे। ही वॉज किल्ड वाइल पायलटिंग द एयरक्राफ्ट। वो उनकी डेथ होगी एयरक्राफ्ट को जब वो चला रहे थे। एरियल क्रॉप स्विंग बिजनेस था उनकी, जो है वो डेथ होगी, सही है। तो अच्छा, एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। अच्छा, हम कहाँ थे, सही है। तो केस था कि एक एरियल क्रॉप स्प्रिंग बिजनेस था, ठीक है। मिस्टर ली जो है वो उस बिजनेस के मालिक थे, उनके पास सारे के सारे शेयर्स थे एक्सेप्ट फॉर वन, ठीक है। यानी कि अगर 1,000 शेयर्स कंपनी के तो 999 शेयर्स उनके पास थे, और वो सोल वर्किंग डायरेक्टर थे और अकेले ही वो कंपनी को रन कर रहे थे, सही है। उनकी जो है वो डेथ होगी जब वो एयरक्राफ्ट चला रहे थे, एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ, हेलीकॉप्टर का जो भी था उसका एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ होगी, ठीक है। अब उनकी डेथ हुई तो जो उनकी वाइफ थी मिसिस ली, वो क्लेमेंट थी और उन्होंने कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के नाम पे ही जो है वो एक केस किया कि जो मिस्टर ली थे वो इम्प्लॉई थे कंपनी के, ठीक है। कंपनी के इम्प्लॉय थे, तो जो इम्प्लॉय की विडो को कंपनसेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो कंपनसेशन मुझे भी मिलनी चाहिए। बेसिकली केस जो है वो न्यूजीलैंड का था। न्यूजीलैंड भी कॉमनवेल्थ के अंडर ही आती है, ब्रिटिश जो किंग है उसी के अंडर आती है, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा, जो उनकी विडो थी, कि ये एज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी भी थे, जो एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो कंपनसेशन मिलती है तो मैं उसके लिए इंटाइटल्ड हूँ। अब कोर्ट के लिए सवाल ये था कि इंटाइटल ये तभी होंगी जब मिस्टर ली और जो उनका बिजनेस है वो सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, अगर उनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अगर तो ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो फिर जाहिर सी बात है, मिस्टर ली अगर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर जो है वो एक तरह से वर्कर होता है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होता है, उनकी विडो को वो भी मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि बेशक वो मेजोरिटी शेयर होल्डर थे, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टर भी थे कंपनी के, लेकिन वो और कंपनी दोनों की जो है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी थी, एग्जिस्टेंस था, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी थे। तो जो भी रेलिवेंट स्टैचू होता है जिससे बेसिकली जब कोई एम्प्लॉय फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मर जाता है, उसकी विडो को या फैमिली वालों को कंपनसेशन मिलती है, तो मिसेज ली जो है वो इस कंपनसेशन के लिए भी इंटाइटल्ड है।
ठीक है, जो उनकी विडो थी। ले रही है। जी जी। इसके बाद एक और केस है कि एम जो थे मैकोरा, उनका एक फॉरेस्ट था। ही फॉर्म्ड अ कंपनी इन विच ही बेनिफिशियली ओन्ड ऑल द शेयर्स एंड सोल्ड हिज फॉरेस्ट टू इट। एम के पास एक फॉरेस्ट था, उन्होंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, और उस कंपनी के नाम पे वो फॉरेस्ट सारा बेच दिया, यानी कि जो जितना भी फॉरेस्ट था वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। ही हाउएवर कंटिन्यू टू मेंटेन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द फॉरेस्ट ऑन हिज ओन नेम। लेकिन जो फॉरेस्ट की इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि कुछ नुकसान हो गया तो वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो किसके नाम पे थी? उनके अपने जाती नाम पे थी, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि फॉरेस्ट जो है उसको आग लगी, उस नुकसान हुआ, ठीक है, आग लगी जिससे मिस्टर डी का मिस्टर एम का जो है बेसिकली नुकसान हो गया, ठीक है। अब उन्होंने पॉलिसी क्लेम कर दी, ठीक है, लेकिन वो पॉलिसी को क्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी रीजन ये है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो उनके अपने नाम पे थी, कंपनी के नाम पे नहीं थी। कंपनी और एम जो है वो एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस था, बेशक उन्होंने सारे के सारे शेयर्स ओन किए कंपनी के, लेकिन कंपनी जो है वो एक अलग चीज है और मिस्टर एम की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्योंकि मिस्टर एम के नाम पे थी, तो और जो फॉरेस्ट है बेसिकली उन्होंने कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया हुआ था, तो अपने नाम पे पॉलिसी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसी वजह से उनको पॉलिसी वो बेसिकली क्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर कोर्ट ने कहा कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन फॉरेस्ट, ठीक है। कंपनी के नाम पे अगर पॉलिसी होती है तो यस, वो पॉलिसी क्लेमेबल थी, लेकिन ये नहीं होती। ये रही केस। जी जी। सही है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इनकॉर्पोरेशन के, क्या नताइज होते हैं इनकॉर्पोरेशन से, क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस है सेपरेट लीगल एंटिटी के। सबसे पहला जो है लिमिटेड लाइबिलिटी, के कंपनी जो है वो अपने डेट्स के लिए फुली लाइबल होती है, ठीक है। अगर कंपनी फेल कर जाती है या कंपनी पे डेट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया हुआ शेयर्स खरीदे हुए हैं, उनकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड टू द शेयर्स है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू एनी अमाउंट स्टिल एंड अनपेड ऑन देयर शेयर कैपिटल और एनी अमाउंट दे हैव एग्रीड टू कंट्रीब्यूट इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक लिमिटेड है जो कि उन्होंने कंपनी में भी देनी है, ठीक है, जो कंपनी को उन्होंने शेयर्स के अगेंस्ट पैसे देने, शेयर कैपिटल देना है वो। या अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है कि उस कंपनी में पहले से एक गारंटीड अमाउंट सेट होती है कि ऑन डिसॉल्व, कि जब कंपनी डिसॉल्व होगी तो मैं इतने पैसों की गारंटी लेता हूँ कि मैं ये पैसे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जैसी भी कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो लाइबिलिटी सिर्फ उसी अमाउंट तक ही लिमिटेड है बस। कि अगर कंपनी डिसॉल्व होगी या कंपनी को किसी के, कंपनी ने किसी का डेट देना है, किसी के पैसे देने हैं, तो सिर्फ ये वाली अमाउंट है, इसी के लिए आप लायबल हो, दैट्स इट। अपनी जाती जेब से, अपनी जेब से आप पैसा खर्च नहीं करोगे, ठीक है। तो बेसिकली जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है? ये जो मेंबर्स होते हैं यानी कि कंपनी के जो पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। किस चीज से? कंपनी के क्रेडिटर से, कि जिन लोगों के कंपनी ने पैसे देने, या फिर बिजनेस के कोलैप्स के रिस्क से, कि जिन लोगों की कंपनी ने पैसे देने, तो अब शेयर होल्डर जो है वो अपनी जेब से उनके पैसे नहीं देगा, कंपनी जो है वो पैसे देगी। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है कि जितने शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, दैट्स इट। अपनी पर्सनल कोई भी नहीं है। इसी तरह वो जो है उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अगर कल को जिस बिजनेस में उन्होंने पैसा लगाया है उसका नुकसान भी हो जाए तो उनको अपनी जेब से नहीं बनना पड़ेगा। तो इन कॉपरेशन का पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये हो गया कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दूसरा, कि जो कंपनी है वो अपने नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और अगर कंपनी को किसी ने सू करना है तो वो कंपनी को ही सू करेगा, ठीक है। या कंपनी ने किसी को सू करना है तो अपने नाम पे दूसरे बंदे को सू करेगी, ठीक है। कंपनी के अंदर किसी बंदे को आप सू नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स को या शेयर होल्डर्स को, आप कंपनी को सू करोगे। तो एक ये कॉन्सिक्वेंस हो गया दूसरा, ठीक है। उसके बाद कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खुद ओन करती है। कंपनी जो है वो परपेचुअल सक्सेशन में चलती रहती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि वो कंटिन्यू ही रहती है, कंटिन्यूअसली मूव ऑन करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक बंदे की डेथ होगी तो कंपनी में हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी चलती ही रहेगी, ठीक है। तो शेयर होल्डर का जो मर्जी फेट हो, कंपनी ने चलना ही चलना है, ठीक है। पांचवा, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट होती है ओनरशिप से। जैसे कि कंपनी को चलाते कौन है? डायरेक्टर्स चलाते हैं। और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो सेपरेट है ओनरशिप से। कंपनी जो है वो सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट 2016 और ये SBE 2015 जो एक्ट है, कंपनी इसको फॉलो करती है। अगर कंपनी
को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कंपनी जो है वो इंजरी सफर करे, तो कंपनी को ये अपने रेमेडियल एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, कंपनी को इटसेल्फ रेमेडियल एक्शन लेना पड़ता है। सही है। अब एक केस है, ये डिस्कस कर लेते हैं। दो कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, यानी कि जिनकी शेयर होल्डिंग कम थी। ठीक है, उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स की। किसके खिलाफ? डायरेक्टर्स के खिलाफ, कंपनी के। क्या उन्होंने प्रोसीडिंग की? उन्होंने ये क्लेम किया कि डायरेक्टर ने उन्होंने मिस अप्लाई किया कंपनी के एसेट को, कंपनी के एसेट को गलत यूज किया। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा भाई कि आप ये क्लेम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपके ऊपर बात की है कि जो केस है, आप केस आप किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट कर सकते हैं। केस कैन ओनली बी अगेंस्ट द कंपनी, नॉट एनी शेयर होल्डर्स, नॉट एनी डायरेक्टर्स। ठीक है, तो जो आपने डायरेक्टर्स पे क्लेम किया वो आप नहीं कर सकते, आप कंपनी पे क्लेम करेंगे। क्लियर है ये? जी जी। सही है। अब हमने वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, डायरेक्टर्स से सेपरेट होती है। ठीक है, उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अब हम उस वेल को लिफ्ट करते हैं। वेल का बेसिकली मतलब क्या होता है? पर्दा या चादर ओढ़ा हो किसी ने किसी किसी चीज को, उसको वेल बोलते हैं। ठीक है, अब आप उस चादर को उठा रहे हैं, उस वेल को लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिफ्ट करने का मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पर कोर्ट को जो है कंपनी के इस सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को जो है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, वो सिचुएशंस अभी हम वो डिस्कस करते हैं, केस स्टडीज उनकी करते हैं। ठीक है, लिफ्टिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होगा कि उससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको उसको देखना पड़ेगा कि क्या जो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, क्या उसको यहाँ पर उठाने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, ये तो अब किस सिचुएशन में ये होता है? दो सिचुएशन होती है। नंबर वन, अगर कोर्ट ऑर्डर करे, कोर्ट कहे कि आप वेल को उठाओ, यानी कि आप डीपली देखो कि यार जो क्या कंपनी वाकई सेपरेटली लीगल एग्जिस्टेंस उसका है या नहीं है। दूसरा, जब स्टैचू कोई बोले, ठीक है, सर्टन स्टैचू से कोई लॉ कहता है, तो फिर आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, अब जब आप वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन उठाएंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन उठाने का, कि मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के डेट्स के लिए क्या होंगे? पर्सनली लायबल ठहराए जा सकते हैं। ऊपर अभी हमने पढ़ा कि आप जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, आप केस सिर्फ कंपनी पे ही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठाया जाएगा, उसको लिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं जिसमें कंपनी की जगह आप कंपनी के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स को लायबल ठहरा सकते हो। ठीक है, अब हम कब करेंगे, हम वो डिस्कस करते हैं। पहले तो हम स्टैचुरी एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। ठीक है, कि किस किस सिचुएशन में जो है आप ऐसा करते हो। नंबर वन, जहां पर ग्रुप कंपनीज हो। ठीक है, अगर ग्रुप कंपनीज हो तो आप, अभी हम ग्रुप कंपनीज को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्रुप कंपनीज हो तो आपको वहां पर वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठाना पड़ेगा कि जो कंपनीज हैं जो एज अ ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी पेरेंट है, दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी है, तो क्या ये लोग सेपरेट लीगल एंटिटी होंगे, या कुछ सिचुएशंस में इनको हम सिंगल इकोनॉमिक जो है बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं? चाहिए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो ग्रुप कंपनीज की सिचुएशन में, कुछ सिचुएशंस में आप इस वेल को उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट, मेंबर्स और डायरेक्टर्स लायबल फॉर रॉन्गफुल और फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग मे बी पर्सनली लायबल फॉर लॉसेज अराइजिंग एज अ रिजल्ट। जब अगर रॉन्गफुल या फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग कर रहे हो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स, यूजुअली डायरेक्टर्स ही करते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में भी जो है आप इस वेल को उठाओगे, देखोगे। वेल को उठाने का मतलब क्या होगा? कि कंपनी अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि वो कोई ना कोई मिस यूज कर रहे होंगे। तो दूसरा, जब कोई रॉन्गफुल या फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग हो रही होगी, अभी के लिए आपको जस्ट इतना ही पता होना जरूरी है कि रॉन्गफुल और फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग हो रही है, तो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठाया जाएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर 12 में जो है हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है, इफ अ पब्लिक कंपनी स्टार्ट्स टू ट्रेड विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग अ ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, द डायरेक्टर्स कैन बी मेड पर्सनली लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज सफर्ड बाय थर्ड पार्टी। अगर एक पब्लिक कंपनी है, उसको ट्रेडिंग करने की रिक्वायरमेंट ये है कि उनको एक पहले ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, उस ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के हवाले से भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, कि पब्लिक कंपनी को चाहिए कि पहले वो ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लें, फिर वो ट्रेड करें। अगर वो ऐसा नहीं करते, यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लिए बगैर वो काम अपना शुरू कर देते हैं, उस सिचुएशन में डायरेक्टर्स जो है बेसिकली उनको जाती तौर पर
किसी भी लॉस का या डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, कंपनी सिर्फ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि अगर एक डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर कब डिसक्वालीफाई होता है। अगर एक डायरेक्टर को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है कि यार आप किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, और स्टिल अगर वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा हो, तो उसको जो है पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। इन सिचुएशंस में जो है वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट आप कर सकते हो। अब डिफरेंट कॉमन लॉ एग्जांपल्स देते हैं, केस लॉ की एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। इसको फर्दर डीपली स्टडी करते हैं कि कब हम लिफ्ट वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट करना है, ठीक है। अब जब शैम कंपनीज हो, ठीक है, शैम कंपनीज का मतलब क्या होता है कि फेक कंपनी, ठीक है। शैम कंपनी को आप बोल सकते हो कि फेक कंपनी। फेक कंपनी, या आप ऐसी कंपनी बनाओगे जिसको आप जो है वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस है उनसे अपने आप को बचाने के लिए बनाओ, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। फर्जी कंपनी कोई सी भी बना दो, उसको आप शैम कंपनीज बोलते हो, ठीक है। अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि फेक कंपनी है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप फिर जो है उस वेल को लिफ्ट करोगे कि यार हो सकता है कि अभी हमने बात की कि वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी एक्सेप्टेड लीगल एंटिटी, और बंदा जो जो उसमें इन्वॉल्व जो उसका शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, वो एक सेपरेट बंदा होता है, ठीक है, एवन जो उसका एम्प्लॉई है। लेकिन लिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर कोई बंदा जो है वो उसको आप पर्सनली लायबल ठहरा सकते हो, ठीक है। शैम कंपनीज में भी आप वेल को लिफ्ट करोगे, ठीक है, जहां पर आपको ऐसा लग रहा हो कि जो कंपनी बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि वो जो ट्रू फैक्ट्स हैं, सच्चाई जो है या कुछ सही जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। कंसील का मतलब होता है हाइड करने की कोशिश कर रही है। या फिर आप ऐसी कंपनी बना रहे हो जिससे आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को इवेड कर रहे हो, ठीक है, बच रहे हो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से, तो ऐसी कंपनी को आप फेक कंपनी कहते हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो है वो जो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसको उठाया जाएगा, सही है। अब हम ये केस पढ़ते हैं, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से फर्दर समझ आ जाएगी। एक एम्प्लॉय था, उसका कोविनेंट था, ठीक है, एग्रीमेंट था उसकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। कोविनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट था कि वो जो है सॉलिसिट का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करना। एक एम्प्लॉय का जब वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा था एक जगह पे, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पॉइंट ये था कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके कस्टमर्स के साथ इन फ्यूचर जो है वो डील पर्सनली नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक कोवेनेंट हमने पढ़ा भी था, ये एम्प्लॉयमेंट लॉ में हमने पढ़ा भी था कि जो एक एम्प्लॉई है जो जिसने एक स्किल सीखी हुई है, या अ, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या वो आफ्टर एम्प्लॉयमेंट जब वो छोड़ देगा तो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसे ही एक बंदे ने एम्प्लॉयमेंट जहां पर की, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बात की कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं जिनके साथ हम डीलिंग करते हैं, तुम जब हमसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा तो तुम उनके साथ बेसिकली डील नहीं कर सकते, ठीक है। अब हुआ यूं कि जब उस बंदे ने कंपनी छोड़ी, ठीक है, तो जिस कंपनी में वो काम करता था उसने छोड़ी, ठीक है। उसने पर्सनल एक कंपनी बना ली, ठीक है, उसने एक पर्सनल कंपनी बना ली, और वो सर्विस प्रोवाइड करने शुरू हो गया उन्हीं कस्टमर्स को, ठीक है, जिनसे उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एग्री किया था कि सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और आगे से उसने क्लेम क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसने ये कंपनी इसलिए बनाई कि अपनी जो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन थी कि वो इम्प्लॉय जो पुराना उसका एम्प्लॉयर है उसे कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं करेगा, उससे अपने आप को बचाने के लिए उसने काम किया कि उसने कंपनी बना दी और कहा कि जी भाई मैं तो डीलिंग नहीं कर रहा बल्कि कंपनी कर रही है, जबकि कंपनी को वही चला रहा था। तो देखें कॉन्सेप्ट क्या था कि कंपनी और जो भी कंपनी का ओनर है या डायरेक्टर्स है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन कुछ सिचुएशन में कोर्ट इंटरफेयर करेगी, और ये भी एक सिचुएशन होगी जहां पर वो क्यों उसने ये कंपनी बनाई ताकि वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से अपने आप को बचा सके। तो कोर्ट ने कहा भाई नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने जो कंपनी बनाई है अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को बचाने के लिए बनाई है, ठीक है। तो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट किया गया और कहा गया कि कंपनी और तुम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो बल्कि एक ही हो, और तुम जो है ये काम नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने इंजंक्शन यानी कि उसको प्रिवेंट किया कि तुम डीलिंग जो है अपने जो पुरानी कंपनी के कस्टमर्स हैं उनके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और केस है जोन्स वर्सेस लिपमैन का। मिस्टर लिपमैन कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज लैंड एंड मिस्टर लिपमैन ने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनको
उसको लैंड बेचेंगे। लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचाने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप लोगों को याद हो हमने पढ़ा था कि जिसमें आपको जो कहा जाता है कि आप ये काम को परफॉर्म करो ही करो, ठीक है। अब उसने अपने आप को इस चीज से बचाने के लिए एक कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। उन्होंने एक कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था। और बाद में फिर क्या एक्सक्यूज दिया कि जी भाई कंपनी जो है और मैं और वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने किया था ना, प्रॉपर्टी तो कंपनी के नाम पे चली गई है, ठीक है। तो यही उसने एक्सक्यूज बनाया। तो कोर्ट ने क्या किया बेसिकली इस सिचुएशन में, वेल को लिफ्ट किया, ठीक है। और प्रिवेंट किया सेलर सेलर को कि तुमने जो है एक बंदे के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और अपने आप को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचाने के लिए ये काम किया है, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी और तुम सेपरेट नहीं हो इस सिचुएशन में, ठीक है। तुम सेपरेट नहीं हो, तुम लोग सेम हो। वेल को उठाया गया, वेल वॉज शिफ्टेड और उसको कहा गया कि तुमने जिसके साथ ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था जो कि मिस्टर जोन्स थे, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। तो देखिए दोनों सिचुएशन में अपनी ऑब्लिगेशन से बचाने के लिए कंपनी बना के उस पे उसको मिस यूज किया गया। ऐसी सिचुएशन में जो है आप वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी का ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है जिसे आपने एक ही पॉइंट बस सीखना है, ठीक है, कि अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन टाइम्स ऑफ वॉर इट इज इलीगल टू ट्रेड विद एनिमी। कंपनी का लॉ था, सॉरी कंट्री का लॉ था कि जब जंग चल रही हो तो आप अपने एनिमी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में आप वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक केस से इंटरेक्ट करते हैं। सी सूड डी फॉर डेट्स ओइंग। सी जो एक था उसने डी को सू कर दिया, ठीक है, कि इसने मेरे कर्जा देना है, ठीक है। सी जो है वो क्या थी, सी यूके बेस्ड कंपनी थी। सी कंपनी यूके में थी, लेकिन उसके सारे शेयर होल्डर्स, हाउएवर ऑल शेयर होल्डर्स बट वन वर जर्मन, ठीक है। ये ऐसे लिखा है कि हाउएवर ऑल शेयर होल्डर्स बट वन, ये सारे शेयर होल्डर्स, लेकिन एक जो है, सारे शेयर होल्डर्स जर्मनी थे, सिर्फ एक जर्मन थे, एक कहाँ का था, यूके का था, ठीक है। अब ये यही वाली चीज है कि इंग्लिश को आपने समझना है कि हाउएवर ऑल शेयर होल्डर्स बट वन, ठीक है। हाउएवर ऑल शेयर होल्डर्स वर जर्मन बट वन वाज यूके, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर होल्डर्स हैं तो उसमें से जो 999 शेयर होल्डर्स थे वो कहाँ के थे, वो जर्मनी के थे। और एक शेयर होल्डर जो है वो कहाँ का था, वो आपका यूके का था। कंपनी यूके बेस्ड थी, ठीक है। उसमें से मेजोरिटी यानी कि 99% जो शेयर होल्डर्स थे वो थे आपके जर्मनी की, और 1% यूके का था जिसके पास एक शेयर था, ठीक है। अब डी जो है, डी यानी कि डीन बंदे ने आर्ग्यू किया कि दैट दे शुड नॉट पे द डेट्स टू जर्मन इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट मनी गोइंग टुवर्ड्स जर्मन वॉर एफर्ट। कि जो पैसा हमने देना है, ठीक है, डेट्स ओ है, वो हम जर्मनी को नहीं देंगे, ठीक है, जर्मनी को हम नहीं देंगे। और क्या उसने रीजन दी कि भाई जो हमने जर्मनी का पैसा देना है, जब हम जर्मनी को देंगे तो वो तो इस मतलब हमारे अगेंस्ट वॉर के लिए इस्तेमाल करेगी, और हमारे क्या कानून है, क्या लॉ है कि हम एनिमी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वॉर इट इज इलीगल टू ट्रेड विद एनिमी। तो कोर्ट ने इस सिचुएशन में क्या कहा, एज सी वॉज जर्मन, डी डिड नॉट discharge the debts to C since effective control of the latter was in enemy hands and hence to do so would be to the trade with enemy। उन्होंने कहा भाई सी बेशक यूके बेस्ड कंपनी थी, लेकिन वो तो एक तरह से क्या थी, जर्मन कंपनी थी, ठीक है। एक तरह से वो क्या थी, जर्मन कंपनी थी, क्योंकि 1000 में से 999 यानी कि 99% उस कंपनी की शेयर होल्डिंग अगर जर्मनी के लोगों के पास थी तो वो जर्मन कंपनी होगी ना, बेशक वो यूके में बेस्ड थी, तो वो कंपनी जर्मन कंपनी थी। अब देखें, वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट किया गया एज सो टू इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब यह है कि एट्रीब्यूट टू अ कंपनी विद द सेम नेशनैलिटी एज इट मेंबर। कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पर वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठा दिया जाता है, कंपनी अगर यूके की है लेकिन आप उसको इस तरह नेशनैलिटी, इस तरह आप नहीं उसको डील करते कि यार वो यूके की कंपनी है, आप उसकी डीलिंग करते हो उसके शेयर होल्डिंग्स को देख के, कि जहां की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग्स होगी आप कहोगे कि यार ये कंपनी भी उधर की ही है, उधर के लोगों की ही है, ठीक है। तो यही केस था कि जब वॉर हो तो वॉर में उन्होंने कहा कि एनिमी के साथ ट्रेड करना जो है वो इलीगल था, ठीक है। एक कंपनी जो है वो बेशक यूके में है, लेकिन अगर उसके पास उसकी सारी जो सारे उसके शेयर होल्डर्स हैं वो जर्मन बेस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी जर्मन है, और उनको अगर हम उनको डेट्स देंगे, जो हमने डेट्स उसके देने थे वैसे, लेकिन जो हम उनको देंगे तो सारा पैसा जो है वो जर्मनी की तरफ जाएगा, जर्मन जो है उसको हमारे अगेंस्ट वॉर के लिए इस्तेमाल करेगी।
तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपको डेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंट्री का रूल है कि यू कैन नॉट ट्रेड विद एन एनिमी। ठीक है, आप एनिमी को पैसा नहीं दे सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, ये इसमें आपने ये लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी यूके की है, लेकिन वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठा के जर्मन कंपनी करा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके मेंबर्स जो थे वो 99% जर्मन थे, तो कहा कि जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनी को पैसा नहीं देना, दैट्स इट। ठीक है, जो डेट था लेकिन वो नहीं देना। क्यों? क्योंकि जब हम वो पैसा देंगे वो हमारे अगेंस्ट वॉर के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि हमारी कंट्री का रूल है कि वी कैन नॉट गिव, इट्स इलीगल टू ट्रेड विद